तो आज जो है हम हमारे अकेडमी द्वारा जो मेंस का जो टेस्ट सीरीज संचालित किया जा रहा है, उसका जो पेपर 3 का जो मेगा टेस्ट हो चुका है, उसके क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों से ना डिस्कस करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने पेपर चेक किया था कई लोग तो बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन कई लोग ना क्वेश्चन के डिमांड को ही नहीं समझ पा रहे हैं। और ये पेपर 3 ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक एक नंबर का मारामारी है, इसमें नंबर ही नहीं मिलते। ठीक है, आप में से किसी ने मेंस दिया होगा तो आपको पता होगा ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा, इसमें स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। तो स्कोर करना इतना टफ भी नहीं है, ये बहुत आसान है। लेकिन हम लोग जो है, क्योंकि ये थ्योरी पेपर है, तो इसके जो कॉन्सेप्ट है या फिर जो पूछ रहा है, हम उसको डिमांड को ही फुलफिल नहीं कर पाते। हम लिख के वहाँ पे वो आते हैं जो हमको पता है, हमको लिखना वो है जो क्वेश्चन क्या है पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं बस थोड़ा जो हमारा टेस्ट जो संचालित हो रहा है यहाँ के जो कोचिंग में, उसका एक ग्लिम्स हम आपको बताना चाहूँगी। मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी, यहाँ पे आंसर आपको पता है, मॉडल आंसर ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप उससे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको मॉडल आंसर नहीं बताऊंगी, लेकिन क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, उसको किस तरीके से लिखना है, मैं वो बता सकती हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो पहला सेक्शन है पेपर 3 का, जो पार्ट 1 है भारतीय इतिहास, ठीक, 75 मार्क्स का है। उसमें अगर आप लोगों ने पिछले 2 सालों में देखा होगा तो इतनी इसमें नंबर ना जो चेकर है वो काटने के लिए बैठा है। 75 में हम मुश्किल से 30-35, वो टॉपर्स के मार्क्स हैं उसमें, 30-35-40 सबसे हाईएस्ट मार्क्स, उससे ज्यादा किसी का जा ही नहीं रहा है। 29 नंबर, 30 नंबर, 31 नंबर। तो इसके ना कई सारे, जब आप वो देखोगे आरटीआई कॉपी देखोगे जो टॉपर्स के या फिर जो भी टेलीग्राम में इधर उधर डालते हैं, तो आप देखोगे कि नंबर जो है ना वो क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार दे रहा है चेकर। वो चाहता है कि आप क्वेश्चन समझो, उसको लिखो। और हमारा यही गलती होता है, हमको पता सब है, पेपर 3 सबने हिस्ट्री इतिहास पढ़ के बैठा हुआ है, लेकिन हम लिख के वही आते हैं जो हम लोग को पता है। ठीक है, तो वो समझेंगे हम कि लिखना कैसे है, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन कैसे समझना है आज की ये में। ठीक है, तो हमारी ये 2 मार्क्स का जो सेक्शन है ये स्टार्ट होता है यहाँ से। सबसे पहला क्वेश्चन है जो ये वैदिक समाज की, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, वैदिक समाज की सामाजिक एवं धार्मिक संरचना का वर्णन कीजिए। अब देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, किस सामाजिक संरचना भी पूछ रहा है और धार्मिक संरचना भी पूछ रहा है। तो आप इसको, ये जो पेपर है इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तरफ सामाजिक संरचना लिखिए, एक तरफ धार्मिक संरचना। या तो फिर ये जो से अब पहले 4 लाइन दिया जाता था, इस बार से ना पेपर का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। पहले लैंडस्केप मोड में था, अभी ऐसे पोर्ट्रेट मोड में आ रहा है। इसमें ना लाइन्स बढ़ा दिए हैं, 5 लाइन बढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप उसके अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लीजिए। सबसे पहले आप सामाजिक संरचना बताइए, फिर धार्मिक संरचना बताइए। ये नहीं कि सामाजिक एवं धार्मिक संरचना को मिला के लिख दे रहे हैं। और कोशिश कीजिए कि जो 2 और 4 नंबर के जो क्वेश्चन है उसमें आप पॉइंट वाइज और टू द फैक्ट लिखे, उसमें ज्यादा इधर उधर फेंकने की बात नहीं लिखनी है, सिर्फ टू द पॉइंट। जैसे उस समय की जो वैदिक समाज की जो सामाजिक संरचना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है वैदिक समाज, आप पूर्व वैदिक का भी बता सकते हैं और उत्तर वैदिक का भी, दोनों का बताइए। ठीक है, बेहतर है कि आप पूर्व वैदिक बताते हुए उत्तर वैदिक की ओर आइए। जैसे पूर्व वैदिक काल में जो सामाजिक संरचना थी वो बहुत अच्छी थी, स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। फिर जैसे पूर्व वैदिक की ओर बढ़ते हैं तो स्त्रियों की जो स्थिति उसमें गिरावट होने लगी, ऐसे करके आप पूरा बता सकते हैं। ठीक है, 2 मार्क्स में ज्यादा क्रिएटिविटी नहीं करना है, जो बड़े क्वेश्चन है हमको उसमें ध्यान देना है, क्योंकि नंबर वहीं से मिलेंगे। इसमें आप कितना भी कुछ कर लीजिए, वो 1 नंबर, आधा नंबर, ज्यादा से ज्यादा 1.5 नंबर, उससे ज्यादा नंबर वो देगा ही नहीं। ठीक है, फिर आपका ये दूसरा क्वेश्चन है, अशोक के धम्म की मुख्य विशेषताएं क्या थी। जैसे ये क्वेश्चन है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा सीधा पूछा है विशेषताएं क्या थी, तो आप ये नहीं लिखना है विशेषताएं निम्न थी ऐसे करके, उसमें आपका स्पेस बहुत चले जाएगा। छोटे क्वेश्चन है, सीधा लिखिए 1 2 3 अशोक के धम्म की विशेषताएं, अहिंसा पर आधारित था, वो जो भी उनका जो सामाजिक उसका जो पक्ष था आपको वो लिखना है। इसमें सीधा सीधा आपको टू द फैक्ट लिखना है। फिर तीसरा क्वेश्चन है, संगम साहित्य से दक्षिण भारत के सामाजिक जीवन की झलक किस प्रकार मिलती है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे, संगम साहित्य। आप अगर संगम साहित्य का जो संगम, जो 3 संगम हुआ था उसके बारे में पता होगा तो आप 1-2 ना साहित्य के नाम भी लिख सकते हैं कि संगम साहित्य में इस साहित्य का के अनुसार जो सामाजिक जीवन इस प्रकार से पता चलता है वहां का। उसके बाद आप 1 2 3 करके उस समय की जो सामाजिक जीवन है उसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, कई लोगों ने बताया है सिर्फ सामाजिक जीवन को बताया है, अगर क्योंकि साहित्य पूछ रहा है, अगर 1-2 साहित्य आप बता दोगे तो वो बहुत अच्छा, आपको 0.5 नंबर आपको ज्यादा मिल जाएगा उससे। ठीक, क्योंकि सब जो विशेषताएं हैं वो तो सब बताएंगे, लेकिन आप साहित्य बता दोगे तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा, बोनस नंबर रहेगा।
ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, मुगल काल में भूमि राजस्व प्रणाली की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, समीक्षा कीजिए। तो जब भी प्रश्न में इस प्रकार की जो चीजें रहती हैं, समीक्षा कीजिए, विश्लेषण कीजिए या फिर मूल्यांकन कीजिए, तो थोड़ा सा ना उन कीवर्ड्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज करना। ठीक है। भूमि राजस्व प्रणाली, कई लोगों ने सिर्फ राजस्व प्रणाली बता दिया कि जब्ती था, 3 भागों में भूमि को बांटा गया था और दहसाला पद्धति थी, ये सब उसको भी पता है। अब उसको 2 लाइन में बताइए कि जो भूमि की जो भू राजस्व प्रणाली था वो इन आधारों पर वो था। फिर लास्ट के इसके 2 लाइन में ना आप समीक्षा कर दीजिए कि इससे क्या हुआ, जो किसानों के वहां के जो करदाता थे या फिर जो राजस्व जमा करते थे उनके लिए सबसे आसानी हो गया कि उन्होंने नगद में भी अपना लगान दिया, अनाज के रूप में भी दिया। तो आपको ये मूल्यांकन करना है लास्ट के 2 लाइन में, क्योंकि दे दिया है यहाँ पे समीक्षा कीजिए। ठीक है, तो आपको समीक्षा करना है। लिखा है, कई लोगों ने लिखा है, लेकिन सिर्फ आप लोगों ने सिर्फ फैक्ट डाल दिया है। ठीक है। उसके बाद फिर है तीसरा क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य कला का संक्षिप्त विवरण दीजिए। ठीक है, स्थापत्य कला का संक्षिप्त विवरण पूछा है। तो सबसे पहले आप स्थापत्य, जो उस समय के जो स्थापत्य थे उसकी विशेषताएं क्या थी। द्रविड़ शैली पर आधारित था, भव्य गोपुरम होते थे, ये सब सबको पता है, आप लोगों ने भी लिखा हुआ है, मैंने चेक किया कॉपी। ठीक है, लेकिन विजयनगर साम्राज्य की ये सब आप बताइए, जो आपको पता है बेसिक जानकारी बताइए। लास्ट में ना उदाहरण में 2-4 मंदिरों के नाम लिख दीजिए, विजयनगर साम्राज्य के ये मंदिर प्रमुख थे। ठीक है, जो इस स्थापत्य कला का प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे करके। तो जब उदाहरण के साथ जब आप आंसर प्रेजेंट करेंगे ना, तो वो आंसर और ज्यादा इफेक्टिव, मतलब अच्छा लगता है, वो देखने में भी, सामने वाले को भी वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा, उस आपको नंबर भी इसमें ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1-1 नंबर, आधे-आधे नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, खासकर पेपर 3 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की समीक्षा कीजिए। फिर से आ गया, समीक्षा कीजिए। ठीक, इसमें भी सेम गलती, स्थायी बंदोबस्त क्या है, 1/10, 1/11, 10/11 सबको डेटा डाल के चले गए। ठीक, आप लिखिए वो सब, लेकिन लास्ट में समीक्षा कीजिए कि इसका जमींदारों, इससे क्या हुआ, जमींदारों का शोषण बढ़ा, जो कृषक थे उनके ऊपर क्या बढ़ा, लगान देने का कर्ज बढ़ा, वो कर्ज के चंगुल में फंसे गए। तो ये सब चीज आपको ना, हालांकि छोटे क्वेश्चन में समीक्षा कीजिए दे रहा है, तो आपको थोड़ा सा ना लास्ट के 2 लाइन में आपको बताना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, तो अब बताइए शुरू के 3 लाइन में कि राजस्व प्रणाली क्या थी, उसमें जमींदार का हिस्सा क्या था, जो ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनको कितना हिस्सा प्राप्त होता था, ये सब बताते हुए लास्ट के जो 2 लाइन है उसमें आप समीक्षा कर दीजिए उसका। ठीक है। फिर ये एक क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस एवं कांग्रेस की विचारधारा में प्रमुख अंतर क्या था। तो जहां पे भी ना ये अंतर जैसे चीज मिलता है, अंतर दिया रहता है, वहां पे आप ना सीधा लाइन खींच दिया करो उसको, क्योंकि 2 नंबर में आप ज्यादा ब्लफ मत करो, सीधा सीधा टू द पॉइंट लिखो। ठीक है, इसमें आप सीधा ये लाइन खींचो, इधर आधार लिखो। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो जो सुभाष चंद्र बोस है, बोस जी किस आधार पे, मतलब बोस जी का, और यहाँ पे कांग्रेस की विचारधारा। ठीक है, इनका आंदोलन का यहाँ पे लिखो, आंदोलन का तरीका इनका कैसा था, ये सशस्त्र विद्रोह पर विश्वास करते थे, और कांग्रेस जो है अहिंसा पर आधारित था, गांधीवादी उस पर आधारित था। तो इस प्रकार जब आप लिखोगे ना, तो ये बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, कई लोगों ने लिखा है बीच से डिवाइड करके सुभाष चंद्र बोस जी का और कांग्रेस का ऐसे अंतर, लेकिन मैं ये आधार जब आप बता दोगे ना, तो उसको एक पॉइंट मिल जाता है चेकर को, सामने वाले जो चेकर है उसके लिए सबसे ज्यादा आसानी हो जाएगा चेक करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करो जब भी क्वेश्चन आता है। सीधा ये नहीं कि हाँ देखिए सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस की विचारधारा क्या है, सीधा लिखना चालू। क्वेश्चन को 2 से 3 बार, खासकर जो बड़े प्रश्न है 4 नंबर, 8 नंबर, 15 नंबर, उसको तो 2 से 3 बार पहले पढ़ना चाहिए। 2 सेकंड का पॉज लेना चाहिए, दिमाग में पहले आप फ्रेम करो कि नहीं मुझे ऊपर सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये लिखना है, फिर बीच में ये कर। आप जब फ्रेम कर लोगे ना दिमाग में, तो आपको आंसर लिखने में ना बहुत आसानी होगा। देखना स्पीड भी बहुत जल्दी होता है, नहीं तो क्या होता है हम लिखना स्टार्ट करते हैं, बीच में फंस जाते हैं, अरे अब क्या लिखें, क्योंकि आगे का हमको पता ही नहीं होता। तो वो वाला काम नहीं करना है। अब यहाँ पे लिखा है 1947 का विभाजन किन प्रमुख कारणों से हुआ। सीधा सीधा क्वेश्चन है, कारण पूछा है, टू द पॉइंट आप कारण बताइए। ठीक है, इसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं करना है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे लगभग 8 लाइन लगभग इस बार मिला था, 7 से 8 लाइन जो थे, इसमें भी लाइन्स बढ़ गए हैं। तो इसका एक क्वेश्चन है ये, वैदिक काल में धर्म और कर्म के पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, कई लोग अलग से धर्म बता रहे हैं,
अलग से कर्म बता रहे हैं, वो नहीं। क्या पूछा है? संबंध। उस समय के जो वैदिक काल में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उस समय का धर्म क्या था? यज्ञ करना। और यज्ञ करने से क्या होता था? कर्मों का निष्पादन होता था, यही हमने पढ़ा है। तब उनके संबंध को बताइए इसमें, ठीक है। इसमें अंतर लिखने का या फिर अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। धर्म ये है, कर्म ये है, नहीं बताना है। आप सीधा दोनों के बीच संबंध बताइए कि वैदिक काल के जो लोग थे उनका मुख्य धर्म क्या था? यज्ञ करना, उसी से कर्मों का निष्पादन होता था, उनकी जो भी इच्छाएं ही, पुत्र प्राप्ति या फिर जो भी था वो सब पूरा होता था, ये सब, ठीक है। तो ये संबंधों का विश्लेषण कीजिए, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को पकड़ना है, क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नंदवंश की प्रशासनिक व्यवस्था ने मौर्य साम्राज्य की नींव किस प्रकार रखी? ठीक है, ये इस क्वेश्चन में ना मुझे अलग अलग प्रकार का आंसर देखने को मिले जब मैं कॉपी चेक कर रही थी। तो इसमें नंदवंश जो मौर्य वंश है, मौर्य वंश स्टैब्लिश होने से पहले किसका शासन था मगध पर? नंदवंश का। जो अंतिम शासक घनानंद थे उनको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये बताना है कि जो नंदवंश है कैसे उनको एक नींव प्रदान किया, ठीक है, खासकर साम्राज्य को स्थापित करने के लिए। तो आप नंदवंश की प्रशासनिक व्यवस्था पूछ रहा है, इसमें तो आप कीवर्ड्स को पकड़ना है। इसमें सीधा सीधा यहाँ पे भी क्या पूछा है? प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। तो आप प्रशासनिक व्यवस्था उसके बारे में बताएं, ये नहीं कि, और लास्ट में ये भी लिख सकते हैं, जैसे बड़े क्वेश्चन है सीधा सीधा, कि नंदवंश में जो प्रमुख शासक हुए, महापद्मनंद से स्टार्ट करो, महापद्मनंद घनानंद, इन्होंने मगध में एक बड़े वंश की स्थापना की, जिन्होंने निम्न प्रशासन के माध्यम से मौर्य वंश को एक नींव प्रदान की, डैश। फिर आप पॉइंट पॉइंट लिखना चालू करो, थ्योरी नहीं लिखना, कोशिश करो बुलेट पॉइंट्स बनाने का, ठीक है। ऐसे करके उसमें क्या है कि आप नाम भी मेंशन कर दिए राजाओं के, और उनके प्रशासन को भी बता दो धीरे धीरे कि उन्होंने सबसे पहले स्थायी सेना का प्रारंभ किया, युद्ध किए, उसी समय जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था, तो इस समय पूरा बता के फिर लास्ट में ये बता दो कि मौर्य साम्राज्य का जो नींव है इस प्रकार उन्होंने उनको एक मजबूत नींव प्रदान की, ठीक है। ये हो गया। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज में सामाजिक समरसता कैसे स्थापित की? क्या पूछ रहा है? भक्ति आंदोलन, ठीक है। सामाजिक समरसता मतलब समाज में समानता की बात कैसे की? तो आप सबसे पहले सेम बड़े क्वेश्चन में ना मैं बोलती हूँ थोड़ा फैक्ट भी डालो और थोड़ा क्वेश्चन को भी स्पेस दो, ज्यादा इधर उधर फेंकने से अच्छा टू द पॉइंट लिखो। भक्ति आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, उसके प्रमुख प्रणेता कौन थे, वो लिख दो कि भक्ति आंदोलन जो है एक 7वीं सदी में स्टार्ट हुआ था, और एक इधर जो मध्यकालीन भारत में सूफी के साथ वो, तो यहाँ से उसके प्रणेता का नाम लिखो, फिर उन्होंने निम्न तरीके से सामाजिक समरसता की स्थापना की, ठीक है, ये लिखे। उसके बाद फिर पॉइंट स्टार्ट करो। सबसे पहले उन्होंने कर्मकांडों का विरोध किया, जो वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, ठीक है, जाति पाति का विरोध किया, ये सब पॉइंट आप लिखना स्टार्ट करो। तो इससे एक अच्छा आंसर होता है। और लास्ट के ना एक लाइन, बड़े 8 नंबर में 2 लाइन और 4 नंबर में 1 लाइन का कंक्लूजन जरूर दिया करो, उससे ना एक अच्छा आंसर का एंडिंग होता है। बीच में आप लोगों को कोई भी डाउट होगा क्वेश्चन से रिलेटेड तो पूछते चलिएगा, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल स्थापत्य कला में फारसी और भारतीय शैली का समन्वय कैसे हुआ? ठीक, अब मुगल स्थापत्य में जब देखेंगे तो ये जो फारसी और भारतीय शैली का जो समन्वय, क्या पूछ रहा है? समन्वय। आप उदाहरण भी बताते चलिए, साथ में उसकी विशेषताएं भी बताते चलिए कि जो फारसी जो स्थापत्य शैली थी उसकी क्या क्या विशेषताओं को हम लोग ग्रहण किया है, और जो भारतीय शैली थी उसकी किन किन विशेषताओं को हमने ग्रहण करके जो एक नवीन शैली क्या है फारसी और भारतीय शैली का विकास किया, ठीक। इसके उदाहरण दे दीजिए, उदाहरण जहाँ पे बनता है वहां पे बिल्कुल दीजिए, उससे आंसर बहुत अच्छा बनता है। फिर एक क्वेश्चन है ये, नेहरू रिपोर्ट के प्रावधानों का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए। अब यहाँ पे भी सेम प्रावधान भी पूछ रहा है और विश्लेषण कीजिए भी पूछ रहा है। ये प्रावधान और ये क्या है? विश्लेषण। तो सबसे पहले एक लाइन में नेहरू रिपोर्ट 1988 में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित किया गया था, ऐसा करके आप एक लाइन में वो दे, हाँ जो भी है 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसके अंतर्गत निम्न प्रावधान थे, ये बताइए। फिर 1, 2, 3 में उसे पूरे प्रावधान बता दीजिए, विश्लेषण कीजिए बोला है तो लास्ट के 2 लाइन विश्लेषण के लिए रखिए। लास्ट के 2 लाइन में आप लिखिए कि नेहरू रिपोर्ट जो है उस समय तात्कालीन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, परंतु अंग्रेजों द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया, ठीक है। ये विश्लेषण हो गया। तो इस तरीके से आंसर को फ्रेम करते चलना। इस क्वेश्चन को तो कई सारे लोग समझ ही नहीं पाए,
ये क्या पूछा है, सांघिक परंपरा का प्रारंभ और बौद्ध समाज पर इसका बौद्ध समाज पर इसका प्रभाव बताइए। जो संघ परंपरा है, कई लोगों ने इसमें जो सेकंड जो वो हुआ था, संगीति हुआ था, उसमें जो दो भागों में विभाजित हुआ था, थेरवादी और स्थाविर, वो सब लिखा है, वो नहीं है। सांघिक परंपरा क्या थी, जब बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो उसमें एक जो बुद्ध द्वारा एक संघ की स्थापना की गई थी, जिसमें जो अनुयायी हैं उनके वो आते थे, शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे और उससे अपना जो क्या बोलते हैं अपना जीवन का निर्वाह करते थे। और उससे जो बौद्ध समाज है उससे उस पर क्या प्रभाव पड़ा, बौद्ध समाज एक लिबरल समाज बना, एक क्या बोलते हैं जैसे उनके समाज पे जाति पाति ये सब चीज का सभी प्रकार के जातियों का प्रवेश था उसमें। तो इन सब चीजों को आपको बताना है इसमें, ठीक है। संघ परंपरा बताना है, ना कि वो जो विभाजन हुआ बौद्ध समाज का, इसमें भी लोग अपना जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में बता रहे हैं, वो नहीं बताना है। संघ परंपरा बताइए कि संघ परंपरा का जो विकास है वो महात्मा बुद्ध द्वारा किया गया था, ठीक है, ऐसे करके। फिर ये क्वेश्चन, ये अब देखिए यहाँ से बड़े क्वेश्चन प्रारंभ हो रहे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को फ्रेम करते समय पहले पढ़िए, 1 से 2 बार क्वेश्चन को पढ़िए, 2 सेकंड का पॉज लीजिए, क्वेश्चन को पहले तो अपने दिमाग में ना फ्रेम कीजिए, मुझे ऐसे ऐसे आंसर लिखना है। एक बार फ्रेम हो गया फिर लिखना स्टार्ट किया कीजिए। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन है ये, मध्यकालीन भारत में कृषक और जमींदार के संबंधों ने प्रशासन को आकार दिया, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। ऐसे जब भी ब्रैकेट ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहता है ये क्या है, एक स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ से लेकर ये यहाँ तक क्या है, स्टेटमेंट है कि मध्यकालीन भारत में कृषक और जमींदार के संबंधों ने प्रशासन को आकार दिया, आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से समीक्षा कीजिए। 2 चीज बोला है, क्या इसको ना तोड़ा करो, क्या पूछा सबसे पहले, मध्यकालीन भारत, लोगों ने आधुनिक भारत बताया है, जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था है ना उसके बारे में बताया, पूछा क्या है, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में किसका शासन था, एक सल्तनत युग था और दूसरा मुगल, यही 2 मेन बड़े शासन थे, उनके बारे में बताना है। फिर कृषक और जमींदार के संबंध, कृषक और जमींदार के उस समय के संबंध कैसे थे, और उनके जो प्रशासन है उसको बताना है। उसको बताते हुए उसका जो आर्थिक और सामाजिक पहलू है, उससे अर्थव्यवस्था पर, उस समय की जो तत्कालीन अर्थव्यवस्था है उस पर उसका कैसा प्रभाव पड़ा, जो समाज थी, समाज में जो क्या बोलते हैं जमींदार और कृषक है उनके बीच कैसे संबंध स्थापित हुए, वो सबको बताना है इसमें, ठीक है। कई लोगों ने इसमें वो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था वो बता दिया है, वो ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा उससे। भले 2 सेकंड का टाइम ले लो, 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, लेकिन क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के पढ़ के फिर आंसर को फ्रेम करके फिर आंसर बताना है, ठीक है। ये बड़े क्वेश्चन है 8 नंबर, अगर इसको आप अच्छे से लिखोगे ना इसमें आराम से 5 नंबर, 5.5 नंबर, 6 नंबर तो मिलते हैं। नहीं तो सीधा सीधा लिखना चालू कर दोगे 2 नंबर 2.5 नंबर से ज्यादा वो देगा ही नहीं चेकर, इस पेपर में पूरा वो नंबर काटने के लिए बैठा रहता है, ठीक है। एक ये भी सेम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है कि गांधी जी के आंदोलनों ने भारतीय जनमानस को पहली बार राजनीतिक रूप से जागरूक किया, ये क्या है, स्टेटमेंट कि गांधी जी के आंदोलनों ने भारतीय जनमानस को पहली बार राजनीतिक रूप से जागरूक किया, ठीक है। तो पहली बार, इससे पहले भी तो आंदोलन हुए, 1857 की क्रांति हो गई, ठीक है, और गांधी जी के आने से पहले बहुत सारे विद्रोह हुए, तो क्या उन्होंने जागरूक नहीं किया क्या लोगों को। तो आपको ना थोड़ा बताना पड़ेगा कि गांधी जी जब पहली बार राजनीति में प्रवेश किए तो उन्होंने सभी वर्गों को लेकर चला, जितने भी हमारे जो कृषक वर्ग हैं, जमींदार हैं, जो महिलाएं हैं, ठीक है, इवन बच्चे हैं, जो छोटे छोटे जो स्कूल विद्या क्योंकि हमने असहयोग आंदोलन जब पढ़ते हैं तो उसमें स्कूलों का त्याग, पंचायतों का त्याग, ये सब पढ़ते हैं, तो उन सभी को ध्यान में रख के गांधी जी जब अपना आंदोलन प्रारंभ किए थे तो उसमें वो समाज के सभी वर्गों को ध्यान में रख के बनाया गया था। तो इसीलिए उनको ये बोला जाता है कि उन्होंने भारतीय जनमानस को पहली बार राजनीतिक रूप से जागरूक किया। उन्होंने सभी वर्गों को ये बताया पहली बार कि हमारे लिए जो देश है, देश का महत्व, स्वतंत्रता का महत्व, आंदोलन का महत्व क्या है। इस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना है, ठीक है। फिर आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, पहले तो आप आलोचनात्मक मतलब उसको नेगेटिव विश्लेषण करना है। सेम वही पहले तो बताओ कि पहला आंदोलन का चंपारण आंदोलन था, खेड़ा, असहयोग, इसके माध्यम से उन्होंने जागरूक किया, लेकिन क्योंकि क्या करना है हमको, आलोचना करना है। अब ये बताओ कि इससे पहले भी कई आंदोलन हुए, जैसे 1857 की क्रांति, उसमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, उसमें आपका सैनिक लोग भी भाग लिए, महिलाएं भी भाग ली, झांसी की रानी। तो आपको ऐसे करके लास्ट में एक आलोचना भी देना है उसका कि गांधी जी ने तो किया ही, लेकिन उसके पहले भी आंदोलन हमारे भारत में
प्रारंभ हो चुके थे। ठीक है, तो ऐसे करके एक अच्छा आंसर फ्रेम होगा। समझ में आ गया ये? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब ये 15 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले 15 नंबर के क्वेश्चन में ना दोनों क्वेश्चन को पढ़ा करो। इसमें से कभी कभी हमको ना दोनों पता होता है या फिर दोनों नहीं पता होता है, उसमें से कोशिश ये किया करो कि जो पता है, जो अच्छे से पता है, उस आंसर को पहले लिखने की। नहीं तो फिर क्या होता है, वो दो पेज दिया रहता है, आधा लिखने के बाद हम अटक जाते हैं, अब क्या लिखे। और बड़े क्वेश्चन में ब्लंडर करने की करना मतलब समझ रहे हो, सीधा सीधा 10 नंबर 7-8 नंबर का नुकसान है। आप दो मार्क्स से क्वेश्चन ज्यादा टाइम दोगे तो भी उतना ही नंबर पाओगे, और 15 नंबर में टाइम दोगे तो उससे ज्यादा नंबर पाओगे। इसलिए इसको एकदम ध्यान से सेलेक्ट करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों एवं उसकी विशेषताओं का विस्तृत वर्णन करें। सीधा सीधा क्वेश्चन है, उनके आपके अभिलेख बताने हैं और उसकी विशेषताओं को बताना है। तो सबसे पहले बताओ कि जो मौर्य सम्राट अशोक थे, इन्होंने अपने सभी उपदेशों को अभिलेखों के माध्यम से क्या किया, प्रदर्शित किया। उनके जो 14 वृहद अभिलेख प्राप्त हुए, स्तंभ लेख थे, 84,000 से ज्यादा स्तूप है, ये सब आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता दो। फिर उनकी विशेषताओं का वर्णन, जैसे कि उन्होंने अपने अभिलेखों में अलग अलग प्रकार की भाषाओं और लिपियों का प्रयोग, जैसे खरोष्ठी, अरमेइक, उसके बारे में बताओ कि इसकी, और उसके उदाहरण भी देते जाओ। जैसे खरोष्ठी एक गांधार वो है ना शायद अभिलेख, जिसमें उन्होंने द्विभाषिक 2 भाषाओं में लिखा है। तो वैसे करके आप अभिलेख भी बताओ और उसकी विशेषताओं को भी बताते चलो, उससे एक अच्छा आंसर फ्रेम होता है। ठीक है, ये तो सीधा सीधा आंसर है, इसको तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा है। दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा में नैतिकता और व्यवहारिकता के संतुलन की विवेचना करें। 2 वर्ड है, नैतिकता और व्यवहारिकता। तो इन वर्ड को ध्यान में रख के आपको आंसर लिखना है। सबसे पहले गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा, गांधी जी की राजनीतिक विचारधारा किस बात पर आधारित थी, सत्य और अहिंसा। उनका 2 ही कीवर्ड था, सत्य और अहिंसा, वो इससे बिल्कुल भी समझौता नहीं करते थे। तो सत्य और अहिंसा में कितनी नैतिकता थी और कितना व्यवहारिक रूप से वो संतुलित था, आपको उसके बारे में बताना है इसमें। ठीक है, तो इन जब भी आप आंसर लिखते हैं ना, जो कीवर्ड्स जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसको ना बार बार देखा करो, लिखते लिखते भी 1-2 बार देख लिया करो, कहीं हम लिखते लिखते कुछ और ना लिखने लग जाए। ठीक है, तो कीवर्ड्स जो है ये आंसर में होने चाहिए, उससे ही आंसर मतलब एक आंसर अच्छा बनेगा और आपको नंबर भी मिलेगा। ठीक है, ये इंडियन हिस्ट्री यहाँ पे कंप्लीट होता है। किसी कोई डाउट है क्या और कुछ इसमें? फिर नेक्स्ट पार्ट चालू हो जाएगा यहाँ से। कोई डाउट है? समझ में आया कैसे आंसर लिखने के ना बहुत सारे तरीके हैं। आपका तरीका भी अच्छा हो सकता है, आपका तरीका भी अच्छा हो सकता है। ठीक है, मैटर ये करता है आप उसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। आपके पास भी कंटेंट है, सामने वाले के पास भी कंटेंट है, लेकिन आप अपने कंटेंट को क्वेश्चन के अनुसार कैसे उसको मोल्ड करते हैं, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। नॉलेज सबके पास है, लेकिन हम उसको ना रिप्रेजेंट करना और मोल्ड करना नहीं जान पाते। ठीक, फिर यहाँ से ये भाग 2 चालू होता है, संविधान एवं लोक प्रशासन। इस वाले सेक्शन में 15 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर, 5.5 नंबर, 6 नंबर टॉपर्स तक को मिले हुए, उससे ज्यादा नंबर ही नहीं मिलता। सेम इस पेपर का यही है कि हम समझ ही नहीं पाते पूछ क्या रहा है। कई बार तो नंबर भी नहीं देते चेकर लोग खुद ही नहीं, जानबूझ के ही नंबर, अब कितना भी अच्छा लिख लो उसमें नंबर नहीं देते। फिर भी हम अपने तरीके से बेस्ट लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें 5.5 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर ऐसे नंबर मिलते हैं, लेकिन अब फिर भी 22 नंबर तक भी लोगों को मिले हुए हैं। ये 50 नंबर का सिलेबस है, संविधान एवं लोक प्रशासन, ये 50 नंबर का पार्ट। टॉपर्स लोग की आप कॉपी देखोगे जो आरटीआई डालते हैं, उनको भी 5.5 नंबर, 6 नंबर, कई लोगों को इस तरीके से नंबर मिले हुए हैं। तो ये ना पेपर में नंबर उठाना बहुत ज्यादा वो, इसलिए मैं सोची एक बार कि बता दूं आप लोगों को कि कैसे लिखना है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। 100 इसमें आप 90 स्कोर कर लो। इस बार का जो टॉपर्स लोग का जो लिस्ट आया था उसमें देखोगे मैक्सिमम मार्क्स जो टॉपर्स थे उनके तक 85, 82, 83, 89, इसे 90 मैक्सिमम। 100 तो मुझे लगता है सर 1-2 जन का भी नहीं गया होगा, नहीं गया ही नहीं है इसमें। आपके हाँ पेपर 1 में नंबर मिलते हैं, लेकिन उसको ना लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। बहुत अच्छे से आप आंसर लिखोगे जरूर नंबर। और इसका सबसे स्कोरिंग पोर्शन है छत्तीसगढ़ का इतिहास। छत्तीसगढ़ का इतिहास क्योंकि बहुत लिमिटेड है, कम सिलेबस है, आप उसमें सबसे ज्यादा स्कोर कर सकते हो। उसमें लोगों ने 45-46 तक स्कोर किया हुआ है। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 3 सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन यही है, लेकिन फिर भी हम पार्ट 2 को नेगलेक्ट नहीं कर सकते।
संविधान स्कोरिंग है, लोक प्रशासन नहीं, वो गलत बोल दिया, संविधान ज्यादा स्कोरिंग है। ठीक है, फिर देखिए ये पहला क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख है? उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, तो सीधा सीधा पूछ दिया है अनुच्छेद, आर्टिकल बताओ, आर्टिकल 246। फिर संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, उसमें कौन कौन से विषय हैं, आप उसका उदाहरण दे दो। इसमें कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आंसर देना है। फिर है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? सेम, अब यहाँ पे अंतर पूछा, आप सीधा भी लिख सकते हो मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, लेकिन जो मैंने एक पैटर्न बताया ये बहुत अच्छा होता है। ठीक है, इधर लिखो आप आधार, फिर यहाँ पे लिखो मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लिख दो जो नीति निर्देशक तत्व है, डीपीएसपी। आधार में बताओ न्यायिक, जैसे कि इससे हम न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, इसको नहीं दे सकते। यहाँ पे अनुच्छेद लिखो, अनुच्छेद 12 से 35 तक है, ये 36 से 51 तक दिया हुआ है। ऐसा करके जो आधार लिखोगे ना तो ये आप क्लियर विजिबल होता है, आंसर में उसको ढूंढना नहीं पड़ता कि क्या है, सीधा दिख रहा है, सीधा चेक करके आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन है प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में संवेदनशील प्रशासन। अब इसमें अवधारणा पूछा है, तो आपके इसमें कोई पॉइंट नहीं बनाना, सीधा सीधा इसका कॉन्सेप्ट जो है आप इससे जो समझते हैं वो लिखिए। ठीक है, फिर है नीति आयोग और योजना आयोग में अंतर। सेम यहाँ पे भी अंतर दिया हुआ है, जब भी अंतर देगा लाइन खींचो और इधर उधर लिखो, ताकि उससे एक कंपैरिजन करने में आसानी होता है। कहाँ हो गया ये? फिर है लोक सेवाओं में उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के प्रमुख उपाय। इस टाइप के क्वेश्चन में ना जो पूछता है ना वो सीधा लिखो, उपाय पूछा है आप सीधा हेडिंग बना के उपाय लिख दो, इसमें कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें अलग अलग लोगों के भी आंसर मुझे देखने को मिले। पंचायती राज व्यवस्था में महिला सशक्तिकरण की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ठीक, क्या है महिला सशक्तिकरण की भूमिका, आपको उसका मूल्यांकन करना है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए 33% सीट की आरक्षण की बात कही गई, लेकिन कई राज्यों में 50% का आरक्षण दिया गया है, इंक्लूडेड छत्तीसगढ़। ठीक, आप वो बता दो। फिर भूमिका, अब इससे उनके महिलाओं में क्या हुआ, एक नेतृत्व क्षमता का विकास हुआ, क्योंकि सीट जब आरक्षित है, 50% सीट जो आरक्षित है उसमें महिलाओं को क्या सरपंच बनाया जा रहा है, उससे उनका राजनीतिक नेतृत्व बढ़ रहा है। तो आपको उनकी कैसे महिला सशक्तिकरण पंचायती राज कर रहा है आपको वो बताना है, समझे? तो ये करना था। कई लोग इसमें भी आंसर बहुत इधर उधर लिखे हुए थे, हल है छोटे क्वेश्चन, लेकिन आपको समझना है कि महिला सशक्तिकरण में कैसे भूमिका निभा रहा है पंचायती राज, आपको वो बताना है। उनको एक नेतृत्व प्रदान किया, उनके अंदर राजनीतिक क्षमता का विकास हुआ। अब 2 लाइन में उनका जो ये जो पंचायती राज व्यवस्था में आर्टिकल लिख दीजिए आप, इसमें 243D जो भी है उसके तहत जो आरक्षण दिया गया है ये लिखना है। ठीक है, फिर लोक प्रशासन में न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना पहले क्वेश्चन को समझा करो कि सिलेबस ये लोक प्रशासन का हिस्सा है और कुछ तो ऐसे अभी जो रिसेंट 2 साल के जो मेंस हो रहे हैं, अगर आप इसका पेपर निकाल के देखेंगे ना, इसी तरीके के पेपर, कई सारे क्वेश्चन तो आउट ऑफ द सिलेबस रहता है, हमको ऑन द स्पॉट हमको वहीं पे लिखना है। तो लिखने के लिए देखिए कम से कम ना इस पेपर जो संविधान है लोक प्रशासन, खासकर जो लोक प्रशासन का पार्ट है, इसमें आपको 25% या फिर 20% ना आपको आउट ऑफ द सिलेबस ही मिलेगा। आपको वहीं पे इंस्टेंट आंसर फ्रेम करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी नहीं पता है तो छोड़ दूं, भाई लॉस है, नंबर ही नहीं मिलेगा। तो कुछ ना सही से 0.5 ही बेहतर है। तो इस तरह जो क्वेश्चन जो नया मिलते हैं वहां पे ना, उसको लिखने के लिए आपको पहले क्वेश्चन को ना समझो, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, कुछ तो समझ में आ रहा होगा इसको देख के, कुछ 2-4 लाइन तो इसको देख के लिख सकते हो। नहीं, ये पूछ रहा न्यूनतम सरकार, मतलब कि सरकार ऐसा प्रशासन हो, हमारा प्रशासन ऐसा हो जिसमें सरकार की भूमिका न्यूनतम हो, सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम हो। ठीक है, जैसे आप कुछ भी कार्य कराने जाओगे तो लाल फीताशाही की वजह से क्या होता है, लंबित हो जाता है। तो सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम हो और अधिकतम शासन की जो उत्तरदायित्व है वो ज्यादा हो, पारदर्शिता हो, जनता तक पहुंच सबसे ज्यादा हो। ठीक है, इन सब चीजों को लिखना था इसमें।
ठीक है। कभी कभी ऐसे नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इसके लिए हमको रेडी भी रहना है। खासकर अभी जो पीएससी जिस पैटर्न पे चल रहा है ना, आपको 50% ही आपका पढ़ा हुआ आएगा। पूरे में पेपर 1 से लेकर 7 तक की बात करें, 50% ही सिर्फ आपका पढ़ा हुआ आएगा, 50 to 60%। आपको बाकी 40 से 50% वहाँ पे आपको ऑन द स्पॉट ही लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए ना अभी से इन सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते क्या हमारा दिमाग भी खुलता है कि हमारे सोचने की शक्ति की, ऐसे क्वेश्चन आएंगे उसमें हम क्या लिख सकेंगे। तो ये इससे माइंड बहुत मतलब चीजों को कैच करता है, समझ में आता है कैसे लिखना है, वो करना है करके। फिर एक क्वेश्चन है, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को किस प्रकार सुनिश्चित किया गया है। ठीक, कई लोग इसमें अनुच्छेद बता रहे हैं, ये बता रहे हैं। क्या पूछा है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। हमारा जो न्यायपालिका है, हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, वो किस प्रकार स्वतंत्र है। तो उसकी स्वतंत्रता के लिए ये ना आपको बुक में मिल जाएगा, संविधान की बुक में क्लियरली दिया है कि जो न्यायपालिका है वो अपना प्रशासन खुद करती है। उसकी नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम बना हुआ है, वो अपना नियुक्ति भी स्वयं करते हैं। ठीक है, उनको हटाने के लिए भी एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। और उनका जो वेतन एवं भत्ते हैं वो एक बार जो उनके कार्यकाल में बदले नहीं जा सकते। ये सब लिखना था इसमें आंसर। ठीक है, आंसर क्वेश्चन सीधा था लेकिन फिर भी इसमें लोगों ने आंसर अच्छे से लिखा नहीं है। ये ई गवर्नेंस के प्रमुख लाभ, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लाभ बताइए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। फिर एक बड़े क्वेश्चन यहाँ पे 8 मार्क्स का एक है, भारत में संघीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या भारत वास्तव में एक सच्चा संघ है। आर्टिकल 1 में ही दिया गया है ना, भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, तो संघीय प्रशासन प्रणाली की क्या बताना है, विशेषता बताना है। बड़े मार्क्स में विशेषता बताते हुए आपको ये बताना है कि क्या भारत वास्तव में एक सच्चा संघ है। ठीक, आंसर कई लोगों ने लिखा है। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि भारत के संविधान जो है, हमारे निर्माताओं ने संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया है, कनाडा मॉडल पर आधारित है। हमारा जो संघीय व्यवस्था कहाँ किस पर आधारित है, कनाडा मॉडल पे। आपको एक लाइन में ये भी बता देना है, ये भी एक फैक्ट है। उसके बाद आपको विशेषताएं बतानी है कि हमारे जो संघीय शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या क्या है। दोहरी शासन पद्धति है, राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, शक्तियों का विभाजन है, द्विसदनी, ये सब पूरा विशेषताएं बताइए। विशेषताएं बताते हुए आपको लास्ट में ये लिखना है कि भारत जो है एक संघ है कि नहीं है, क्या भारत, क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। तो अब इसमें आपका व्यू हो सकता है, आपको लगता है कि संघ है, आप संघ है, उसके पक्ष में आप आंसर लिखिए। आपको लगता है नहीं है, तब नहीं है। अब ये क्वेश्चन मार्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आप अपने विचार देने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन कोशिश क्या कीजिए कि पॉजिटिव एंड पे ही खत्म हो और हमारे जो संविधान है उससे बाहर ना जाए, क्योंकि संविधान में ही बोल दिया गया है कि हमारा भारत क्या है, राज्यों का संघ है। लास्ट में लिख दो कंक्लूजन में कि आर्टिकल 1 में ही दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, मतलब संघ है। ठीक है, फिर एक ये क्वेश्चन है, नव सार्वजनिक प्रबंधन सिद्धांत की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। पारंपरिक प्रशासन मॉडल की तुलना में इसकी प्रमुख भिन्नताएं क्या है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, भिन्नताएं। सबसे पहले इसको 2 पार्ट में पढ़ो। नव सार्वजनिक प्रबंध की सिद्धांत की विशेषताओं का क्या करना है, विवेचन करना है। तो जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट है, अब उसकी विशेषताएं बताइए कि उसमें हमने क्या क्या सुधार किया, जो पारदर्शिता है, उत्तरदायित्व है, उन सब चीजों के बारे में बताइए। फिर पारंपरिक प्रशासन मॉडल की तुलना में इसकी जो पारंपरिक प्रशासन का जो मॉडल था उसमें क्या कमियां थी कि हमको नव सार्वजनिक प्रबंधन लाना पड़ा। ठीक है, तो दोनों के बीच में आपको कंपैरिजन बताना है इसमें कि जो पारंपरिक व्यवस्था थी उसमें कुछ दोष थे जिसके कारण नवीन व्यवस्था में हमने ये सुधार किया है, ये करके। तो उसको कंपैरिजन करके, तुलना करके इसमें आंसर लिखना है, पुरानी व्यवस्था से और नई व्यवस्था से। ठीक है, फिर ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये लिखा है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति का मूल्यांकन कीजिए। क्या ये संस्थाएं वास्तव में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर पहुंचा रही है। यहाँ पे फुल स्टॉप है। ये क्वेश्चन भी 2 पार्ट में है। क्या है, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति, छत्तीसगढ़ में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उसकी क्या स्थिति है, उसकी वास्तविक स्थिति बताना है। और साथ में ये बताना है कि क्या ये लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर पहुंचा रही है। जो पंचायती राज मॉडल है ये शक्ति के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ठीक है, ये तो पता है। सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ पंचायती राज संस्थाएं बताइए कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम लागू है, उसके अंतर्गत 3 तरह की पंचायतें हैं, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत
और उनका पूरा आप आर्टिकल के साथ आप स्थिति बता सकते हैं। ठीक है, स्थिति बताते हुए आप ये बताइए कि वर्तमान में क्या ये कितने, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि ये अधिनियम वर्तमान में कितना सफल है, क्या लोकतंत्र को ये जमीनी स्तर पर पहुंचा रहा है? बिल्कुल पहुंचा रहा है। आज ग्रामों में पंचायतों के माध्यम से कितने सारे डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, ग्राम अपना प्रशासन स्वयं कर रही है। ठीक है, तो एक अच्छा आंसर ऐसे बन सकता है। जब भी इस तरीके का जो रहता है ना विश्लेषण, तो लास्ट में ना इसके बारे में थोड़ा एक अच्छा व्यू दिया करो, और खासकर क्योंकि हम संविधान और लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं तो हमको उसी के दायरे में रह के आंसर लेना है, अपना नहीं लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों और राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता क्यों है? यहाँ पे ये जो है ना क्वेश्चन मार्क है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संविधान में मूल अधिकार बताइए आप, राज्य के नीति निदेशक तत्वों को 2-3 लाइन में बताइए। अब उनके बीच में संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या बोल रहा है? क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, अभी संतुलित नहीं है क्या? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि क्योंकि राज्य जो नीति निदेशक तत्व है क्या है, वो राज्यों के लिए निर्देश है, और ये जो मूल अधिकार है वो हमारे राइट है, हमारे अधिकार हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या करते हैं ना, राज्य सरकारें जो होती हैं वो अपने नियमों को लागू करते समय जो मूल अधिकार है उसकी अवहेलना करते हैं, इसीलिए दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता पड़ती है। बीच बीच में कई बार आप न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ते होंगे, सुप्रीम कोर्ट हमेशा ऑर्डर देते रहते हैं जो राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री की, आप इनके बीच में समन्वय स्थापित कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करना है आपको, आंसर तो लिखना है, आंसर के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट के जो वाद है, केशवानंद भारतीवाद और एक दो जो प्रमुख वाद हैं, आप उनको इंक्लूड करेंगे तो एक अच्छा आंसर बनेगा। ठीक है, उसको बताते हुए ये बताना है लास्ट में, क्योंकि मूल अधिकार ये व्यक्तियों के अधिकार हैं, इसलिए, और नीति निदेशक तत्व भी राज्यों के लिए निर्देश हैं, तो दोनों के बीच में एक संतुलन बनाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हम व्यक्तियों के अधिकार की भी अवहेलना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो किससे मिलकर बना है? व्यक्तियों। पहला हमारा जो प्रस्तावना में ही पहली बात क्या लिखी गई है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, हम भारत के लोग, ऐसा करके, तो हम मूल अधिकार की अवहेलना नहीं कर सकते, इसलिए दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। ऐसा करके लिख दीजिए, और 2-3 आप वाद लिख दीजिए इसमें। ठीक है, इससे आप एक आंसर मिल जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ भी है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उदाहरण में आपको वाद लिखना है। ये हो गया आपका पार्ट 2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट यहाँ से छत्तीसगढ़ का इतिहास चालू होता है, सबसे स्कोरिंग पोर्शन है, सबको बनता होगा, फ्री में भी हम बहुत पढ़ के बैठे रहते हैं, मेंस में भी। ठीक है, फैक्ट ज्यादा, इसमें आप जितना फैक्ट लिखो छत्तीसगढ़ के इतिहास में उतना नंबर मिलता है, लेकिन फिर भी क्योंकि अब जो है फैक्ट लिखने से नंबर मिल नहीं रहा है, क्वेश्चन को थोड़ा तोड़ मरोड़ के पूछ रहा है, उसके अनुसार भी हमको आंसर लेके चलना पड़ेगा। अब जैसे इसी क्वेश्चन में लिखा है, छत्तीसगढ़ में पांडुवंशी वंश का योगदान क्या था? पांडुवंशी वंश की स्थापना इसमें हुई, इसके प्रमुख राजा फलाना हुए, ये किए वो किए, वो नहीं बताना है। क्या पूछ रहा है? योगदान। तो आप योगदान बताइए। ठीक है, ये क्या पूछ रहा है? योगदान। आप एक लाइन में बता सकते हैं कि पांडुवंशीय वंश में प्रमुख राजा जो बालार्जुन है, जो हर्षगुप्त हैं, उनके बारे में बताइए एक लाइन में। इनके प्रमुख योगदान निम्न थे। इन्होंने सबसे पहले एक छत्तीसगढ़ में एक धार्मिक सहिष्णु समाज की स्थापना की, क्योंकि उसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव, शैव सब धर्म थे। एक धार्मिक सहिष्णु समाज का विकास किया। मंदिर निर्माण की, हमारा छत्तीसगढ़ में जो मंदिर निर्माण की कला है वो यहीं से प्रारंभ हुई। इन्होंने सबसे पहले उत्तर गुप्त कालीन जो ईंटों से निर्मित मंदिर है उसके निर्माण की वो क्या। तो ऐसे करके आप आंसर लिख सकते हैं, साथ में उदाहरण भी दे सकते हैं। ठीक है, योगदान पूछा तो आपको योगदान बताना है, उनके बारे में नहीं बताना है। पांडुवंश के बारे में सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? योगदान। हमको बताना योगदान है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मिले नंद मौर्य कालीन सिक्कों पर प्रकाश डालिए। सीधा सीधा सिक्के जो हैं, कौन कौन से सिक्के कहाँ कहाँ मिले हैं, आप स्थान बता दीजिए और सिक्कों के प्रकार बता दीजिए, बस, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करता है। एक ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भी अच्छा आंसर नहीं, मतलब लोगों ने अच्छा आंसर नहीं लिखा है, पता नहीं, आप लोगों ने भी ना सीधा सीधा नाम लिख दिया। पूछा क्या है? छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक सभ्यता के प्रमाण कहाँ कहाँ से मिले हैं? प्रमाण सीधा रायगढ़, महानदी घाटी, नाम लिखना आप लोगों ने प्रारंभ कर दिया। ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसको हम लोग कितने भाग में विभाजित करते हैं? 4 भाग में। पूर्व पाषाण काल, ठीक है, उत्तर पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो आप पहले ना इधर हेडिंग बनाइए कि पूर्व पाषाण काल, फिर उसके स्थान लिखिए आप कि रायगढ़ के आप सिंगनपुर, कबरा पहाड़ जो भी है, ऐसे करके। तो आप इससे क्या क्लासिफाई हो जाएगा,
ठीक है, कई आप लोगों ने सीधा सीधा आंसर लिखना प्रारंभ कर दिया इसमें, रायगढ़ से मिला है, राजनांदगांव के चितवा डोंगरी से मिला है, वैसे नहीं करना है, आप इसको क्लासीफाई करके लिखिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर में धर्म और संस्कृति का मध्यकालीन स्वरूप क्या था? किसका किसका धर्म और संस्कृति का मध्यकालीन स्वरूप, किसके बारे में पूछा है? मध्यकाल में। तो बस्तर क्षेत्र में आप देखेंगे मध्यकाल में कौन कौन से वंश का मुख्यतः शासन था? कौन कौन से वंश का शासन था? एक छिंदक नाग वंश का था और एक काकतीय का भी प्रारंभिक जो शासन था वो मध्यकालीन छत्तीसगढ़ में आता है। तो आप उनके बारे में बताइए कि काकतीय वंश का जो धर्म और संस्कृति थी, शायद वो लोग वैष्णव धर्म को मानते थे, उन्होंने जो मंदिर का निर्माण कराया आप उसके बारे में लिखिए, उनकी संस्कृति क्या थी आप उसके बारे में बताइए, फिर काकतीय वंश के बारे में बताइए। ठीक है, तो मध्यकालीन स्वरूप बोला है तो आप मध्यकालीन वंश के बारे में बताना है इसमें। ठीक है, आधुनिक या फिर वो प्राचीन नहीं जानना है इसमें, नल वंश वो थोड़ा प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास का भाग आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरागढ़ रियासत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझाइए। सेम यहाँ पे भी पूछा, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, लोग बता रहे हैं खैरागढ़ में प्रमुख शासक ये है, ये विद्रोह हुआ, वो आप बाद का बता रहे हो, पूछ क्या रहा है? ऐतिहासिक, मतलब कि खैरागढ़ रियासत स्टैब्लिश कैसे हुआ, वहां प्रमुख किस वंश का शासन चला, और किसका तो प्रारंभिक शासक थे आप उसके बारे में बताइए, क्योंकि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताया, बैकग्राउंड बताना है। और कई सारे आप लोगों ने विद्रोह बता दिया, खैरागढ़ में ये विद्रोह है, उनके नेतृत्व, वो सब नहीं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूछा है, आप वही बताइए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1923 के झंडा सत्याग्रह में रायपुर का योगदान क्या था? सेम 1923 का जो झंडा सत्याग्रह हुआ था, इसमें भी पंडित सुंदरलाल शर्मा नेतृत्व किया, क्या बोलते रविशंकर शुक्ल नेतृत्व किया, आप लोगों ने नाम लिख दिया, पूछ रहा है योगदान। ठीक है, इसमें भी थोड़ा ना ये सब क्वेश्चन ना सोचने वाला है, दिमाग दौड़ाने वाला क्वेश्चन है, हमको पता है झंडा सत्याग्रह हुआ था, तो आप इसमें ये लिखिए कि रायपुर से अधिकतर नेताओं ने इसका नेतृत्व किया, डैश करके आप 2-3 नेताओं का नाम लिख दीजिए, आदि लिख दीजिए, फिर लिख दीजिए कि अधिकतर लोगों ने यहाँ से झंडा सत्याग्रह में भाग लिया, इसे क्या हुआ, छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ, ये सब लिखना है, योगदान पूछा है तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लंट द्वारा रतनपुर के वर्णन का उल्लेख कीजिए। कैप्टन ब्लंट, सेम गलती, कैप्टन ब्लंट विठल राव दिनकर जो सूबेदार थे उसके काल में आया था, ये किया वो किया नहीं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, स्पेस है नहीं, सीधा सीधा रतनपुर के बारे में जो बोला है वो लिखे। वो उन्होंने क्या क्या बोला था कि रतनपुर एक उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ का जो सूबेदार है उसका मकान एक झोपड़ी जैसा था, ऐसा करके जो भी बताया है आप उसके बारे में सीधा सीधा आंसर लिखिए। एक लाइन में बता सकते हैं कि विठल राव दिनकर के समय पे आया था, उन्होंने रतनपुर का वर्णन निम्न प्रकार से किया है, फिर 1 2 3 करके आप उसका वर्णन बता दीजिए। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रमुख आंदोलन कौन कौन से थे? सीधा सीधा नाम लिखना है इसमें, आप पूरा प्रारंभ कीजिए। 1905 का जो बंग भंग आंदोलन था वहां से लेके असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बस नाम लिखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। फिर यहाँ से 4 मार्क्स के क्वेश्चन प्रारंभ होते हैं। इसमें लिखा है, छत्तीसगढ़ की मौखिक परंपराओं में धार्मिक स्थलों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। किसमें पूछा है? मौखिक परंपराओं में, मतलब हमारे यहाँ जो कुछ किंवदंतियां प्रचलित है कुछ स्थानों को लेके, ठीक है, रामायण, इसको आप क्लासिफाई करके बना सकते थे, रामायण कालीन किंवदंती, महाभारत काल के लिए जो है, फिर प्राचीन छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास से रिलेटेड भी जो है, उसको करना थोड़ा थोड़ा आप इसमें बहुत सारे वैरायटी भर सकते थे, क्योंकि प्राचीन की हमारे यहाँ जो मौखिक परंपराओं में अनेक बातें प्रचलित है, आप उसके बारे में बता सकते हैं, सीधा सीधा प्राचीन इतिहास चालू करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, थोड़ा रामायण कालीन बताइए, महाभारत कालीन बताइए, इस तरीके से। फिर है, बौद्ध धर्म के पतन का कारणों का परीक्षण कीजिए। आप कारण बताइए और उसका परीक्षण भी कीजिए कि क्यों छत्तीसगढ़ में बौद्ध धर्म का पतन प्रारंभ हो गया, क्योंकि राजाओं ने संरक्षण देना बंद कर दिया। ठीक है, जो हमारे जो हिंदू धर्म थे वैष्णव से, उसका उत्थान होने लग गया। तो ये सब चीज करके कारण के साथ साथ आप उसको ना एक एक लाइन में एक्सप्लेन भी करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ के ग्रामीण समाज पर जमींदारी प्रथा का प्रभाव स्पष्ट कीजिए। ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज आ चुके थे तो उन्होंने जो ग्राम प्रशासन है वो जमींदारों के माध्यम से ही किया, जो जमींदारी क्षेत्र थी उन्होंने वहां पे हस्तक्षेप नहीं किया, सीधा सीधा जमींदारों से क्या बोला कि आप हमको लगान जमा करो लेकिन प्रशासन आप ही करो। तो ब्रिटिश काल में जो छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण समाज था उस पर जमींदारी प्रथा का प्रभाव के बारे में बताना है।
कि क्या हुआ उससे, जो ग्रामीण समाज थी, जो ग्रामीण लोग थे, उन पर अत्याचार बढ़ने लगा। जमींदार थे वो अत्यधिक लगान की मांग करते थे। तो प्रभाव बताना है आपको इस पे, ठीक है, जो भी उसका इफेक्ट हुआ वो बताना है। फिर है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में राष्ट्रवादी आंदोलन की भूमिका पर प्रकाश डालिए। आंदोलन नहीं दिया है, राष्ट्रवादी आंदोलन दिया है। अब एक एक आंदोलन को लिख के उसकी भूमिका मत बताते रहिए, सीधा सीधा लिखिए कि छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्न राष्ट्रवादी आंदोलन हुए। ठीक है, मतलब राष्ट्रवादी आंदोलन आप लिखिए कि असहयोग आंदोलन हुए, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन हुए, जिसकी भूमिका निम्न रही है। भूमिका पूछा है तो आपको एक एक आंदोलन का भूमिका नहीं बताना है, एक लाइन में नाम लिख के डैश कीजिए। फिर आगे लिखिए कि इन्होंने क्या भूमिका निभाई। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में राजनीतिक चेतना का विकास किया, यहाँ के लोगों को जागरूक किया, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, महिलाओं को जागरूक किया। आपको ये बताना है, उसको स्पेस ज्यादा देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, परशुराम सोनी के योगदान को स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में विवेचना कीजिए। अब इसमें भी सेम गलती, लोग बता रहे हैं कि परशुराम सोनी जो रायपुर षड्यंत्र केस था पूरा उसके बारे में बता रहे हैं कि उनके सहयोगी ये थे, उनके मुखबिरी शिवनंदन ने मुखबिरी किया, ओरिएंटल होटल में लिए, मतलब रूम लेके ये कर रहे थे। नहीं बताना है, क्या बोला है, स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में इनका योगदान बताइए। आप 2 लाइन में बताकर उसको खत्म कीजिए। परशुराम सोनी ने 1942 में रायपुर षड्यंत्र केस उनका जो जाना जाता है, उन्होंने बम बनाने की कोशिश की, रिवॉल्वर, लेकिन अंततः वो पकड़े गए। लेकिन उनका योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण है, ऐसा करके, जो कि निम्न है। 1 2 3 पॉइंट बनाइए, क्या क्या योगदान था। उन्होंने युवाओं को जागरूक किया, ठीक है, वो भगत सिंह जो चंद्रशेखर आजाद थे उनसे प्रेरित थे, तो उन्होंने युवाओं में क्रांतिकारी विचारधारा का रूप दिया। तो ये सब बताना है योगदान। फिर लास्ट में कंक्लूजन में दे सकते हैं कि अंततः ये उनका जो क्या बोलते हैं योजना था वो विफल रहा, लेकिन फिर भी युवाओं में एक स्वतंत्रता के प्रति उनके अंदर एक भाव जागृत हुआ। ऐसा करके आप एक लाइन में इसका कंक्लूजन करके आंसर खत्म कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक बड़ा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में है वंश का उदय कैसे हुआ और उसका प्रशासन कैसा था, ठीक है। सबसे पहले आप उदय बताइए, उदय कैसे हुआ। जो प्रारंभिक अस्थायी रूप से उन्होंने जीता, उसके बाद फिर कुछ समय तक वो रहे, फिर स्थायित्व कलिंगराज ने जो स्थायित्व प्रदान किया, आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, उनका स्थापना। फिर प्रशासन कैसा था, प्रशासन को थोड़ा देखिए। जब भी 2 टाइप का क्वेश्चन रहता है ना, आपको बराबर स्पेस देना है। पहले वाले क्वेश्चन के लिए भी इक्वल स्पेस देना है, दूसरे वाले क्वेश्चन को भी इक्वल स्पेस देना है। प्रशासन कैसा था, प्रशासन में आप लोगों ने अलग अलग तरीके से आंसर लिखा है, कोई वो गढ़ बता रहा है, कोई पंचकुल बता रहा है। जब भी प्रशासन पूछता है ना, तो प्रशासन को ना ऊपर से स्टार्ट किया करो। सबसे पहले क्या होता है, राज्य प्रशासन, ठीक है। फिर क्या होता है, प्रांतीय प्रशासन, तो प्रांतीय प्रशासन बताओ। फिर आप आ जाओ ग्राम प्रशासन में, ठीक है। और राज्य प्रशासन में, प्रांतीय प्रशासन में उन्होंने क्या किया था, गढ़ व्यवस्था जो थी, गढ़ों में विभाजित किया था अपने राज्य को। तो आप ये बताओ। फिर ग्राम प्रशासन में आप क्या, पंचकुल के बारे में बता दो कि पंचकुल के माध्यम से उन्होंने ग्राम प्रशासन का संचालन किया, ठीक है। तो ऐसे करके आप सीक्वेंस में जाओ, ये नहीं कि सीधा सीधा गढ़ व्यवस्था बताना है, पंचकुल बताना है। ये एक अच्छा ऑर्डर रहता है आंसर लिखने का। इसीलिए बोल रही हूँ कि पहले क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा या फिर मिलता भी है, ये चीज, इस चीज की प्रैक्टिस ना आप यहीं से करो, जो आप टेस्ट देते हो ना उसी से प्रैक्टिस करो। 2 मिनट रुको, सोचो, आंसर फ्रेम करो, फिर लिखोगे। बहुत फास्ट लिखाएगा और बहुत जल्दी आंसर कंप्लीट होता है। फिर है, छत्तीसगढ़ में मंदिर निर्माण की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, सिरपुर शैली का वर्णन कीजिए। आप पूरी विशेषताएं बताइए, और विशेषताएं के साथ साथ आप उदाहरण भी देते जाइए। राजीव लोचन मंदिर प्राचीन मंदिर में है, जो खरौद का जो मंदिर है, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, उसके बारे में, शिवरी नारायण के मंदिर, ऐसे करके ना आप मंदिर के उदाहरण के साथ साथ हर मंदिर की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, आप वो भी बताते चलो। उसके बाद फिर लास्ट में सिरपुर शैली, जो सिरपुर मंदिर है वो गुप्तकालीन, उत्तर गुप्तकालीन को वो क्या बोलता है, प्रतिनिधित्व करता है, और वो ईंटों से निर्मित बने आरंभिक मंदिरों में से एक है। ऐसे करके उसकी शैली का पूरा वर्णन करना है आपको, पूरा सिरपुर का जो मंदिर है उसकी पूरी विशेषताओं को बताना है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में महिला क्रांतिकारी की भूमिका क्या रही है। इसमें भी सेम आंसर, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका निम्न रही है। आप लिख रहे हैं यहाँ पे राधाबाई,
का योगदान, फिर आप लिख रहे हैं मंटोरा बाई का योगदान, भुटकी बाई का योगदान, तो क्या आपको सबके बारे में योगदान पता है क्या? नहीं पता है। तो एक ना हमको ना कम नॉलेज में एक अच्छा आंसर प्रेजेंट करने के लिए ना एक तरीका होता है, ठीक है, उस तरीके से लिखना है। सबसे पहले आप ये लिखिए कि छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम में महिला क्रांतिकारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, जिसमें प्रमुख महिला क्रांतिकारियों में राधाबाई, मंटोराबाई, भुटकीबाई, केजाबाई जो भी है, इन्होंने प्रमुख रूप से नेतृत्व प्रदान किया, प्रमुख रहे ऐसे करके। फिर उनकी भूमिका निम्न रही डैश। अब उनकी भूमिका क्या क्या रही है? उन्होंने महिलाओं को राजनीतिक रूप से जागरूक किया, ठीक है, धरना प्रदर्शन किया, ऐसे करके पूरा लिखिए, धरना प्रदर्शन, ठीक, गिरफ्तारी दी, ऐसे करके पूरा आप साइड हेडिंग बना बना के लिखिए कि धरना प्रदर्शन किया, गिरफ्तारी की, जो मद्य निषेध कार्यक्रम चलाए, ठीक है, घर घर जाके महिलाओं को जागरूक किया। तो इन सब जो योग, क्योंकि पूछ रहा है भूमिका, तो आपको क्या बताना है? भूमिका को ज्यादा महत्व देना है, ठीक है। एक एक का बताओगे ना आप फंस जाओगे, यही चीज में देखी जो आप लोगों के आंसर में, ठीक है। स्टार्ट किए राधाबाई का योगदान, फिर इधर देख रहे नीचे ब्लैंक, और लोगों का योगदान नहीं था क्या? कई सारे। ऐसा करके ना बचने के लिए एक दो नाम दो, फिर आदि लिख दो, फिर उनका योगदान ये था, आप कंटेंट को ज्यादा वो वैल्यू दो, ठीक है। ऐसे में अच्छा आंसर मिल गया ना। धरना प्रदर्शन किए, अपनी गिरफ्तारी दिए, स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। हाँ, राधाबाई के बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा बता दो, क्योंकि वो डिक्टेटर रही हैं, गिरफ्तारी दी है, और उनका योगदान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। ऐसा करके पूरा एक आंसर बता दो। लास्ट में कंक्लूजन दे दो कि महिलाओं ने भी हमारे जो पुरुष क्रांतिकारी थे उनके समान ही छत्तीसगढ़ को आजाद, या फिर छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन को सफल बनाने में भूमिका निभाई, ठीक है। कंक्लूजन दे दिए। अभी एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन लास्ट है। ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ के रियासतों एवं जमींदारियों की स्थिति एवं अंग्रेजों से उनके संबंधों की चर्चा कीजिए। कितने रियासत थे लास्ट तक? 14 रियासत, ठीक है। और जमींदारियां कितना थी? 29 जमींदारियां थी शायद, मेरे ख्याल से, मैं थोड़ा रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तब पूरा बताइए, सबको नहीं बताना है, एक एक रियासत, एक एक जमींदारी नहीं बताना है। 14 मुख्य रियासत हुए, कुछ बड़े रियासतों का आप नाम लिख दीजिए, सबसे बड़े रियासत ये थे, सबसे छोटे ये। कुछ जमींदारियां थी, अब उनकी स्थिति जब ब्रिटिश काल में क्या थी? तो अंग्रेज जो है वो रियासतों से एक समझौता वो करवाए थे शायद, कि हम जो है आपके रियासत में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और आप जो है हमारे कार्यों में हस्तक्षेप मत कीजिए। इस टाइप का पूरा आपको ना उनकी स्थिति को बताना है, और उनके संबंध, कि अंग्रेज से उनके संबंध कैसे थे। जब भी अंग्रेजों को जरूरत पड़ी है, जैसे हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, सरगुजा रियासत, उन्होंने रसद या फिर जो भी है उनको प्रदान की, जिसके बदले में उन्होंने कुछ उपाधियां प्रदान की। तो पूरा आप संबंधों की जिसके बारे में जानते हैं, जैसे रुद्र प्रताप देव थे जो शायद, हाँ वही, उनको सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि दी। तो आप ये सब जो आपको कंटेंट पता है ना, थोड़ा थोड़ा आप उसी को डाल के पूरा एक अच्छा आंसर बना सकते हैं, सब नहीं लिखना है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि उनके संबंध समय समय पर अच्छे हुए, लेकिन कई सारी रियासत, जैसे उदयपुर रियासत में क्या हो गया, विद्रोह हो गया था 1857 की क्रांति के दौरान, तो आप वो सबको भी डाल सकते हैं। तो ये एक ना बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें आपको बहुत सारे एस्पेक्ट को मिला कर डालना है, तो बहुत ना थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पूरा डाल सकते हो, इससे एक अच्छा आंसर बन जाएगा। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर नारायण सिंह के नेतृत्व रणनीति जन समर्थन को 1857 के व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से जोड़कर विश्लेषित कीजिए। उनका नेतृत्व का और रणनीति का और जन समर्थन को 1857 के व्यापक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जोड़कर विश्लेषित कीजिए। ये पूछना चाह रहा है, क्योंकि 1857 की क्रांति क्या थी? एक राष्ट्रीय आंदोलन था। तो क्या वीर नारायण सिंह भी हमारे जो छत्तीसगढ़ का जो सोनाखान विद्रोह है, क्या उसको भी एक राष्ट्रीय स्वरूप दे पाए? वो ये पूछना चाह रहा है। आप लोगों की गलती सेम इसमें। वीर नारायण सिंह का जन्म कब हुआ? बिंजवार जनजाति के थे। उनके पिताजी, उनके एक कॉपी में मैंने देखा, उन्होंने पूरा उनके दादाजी का नाम पूरा वो पूर्वजों के नाम तक लिख दिया। नहीं लिखना है, वैसी गलती बिल्कुल नहीं करनी, कोई मतलब नहीं है, वो आपका लिखना वेस्ट है, ठीक है। तो अब बताओ कि वीर नारायण सिंह जो है वो 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति के दौरान छत्तीसगढ़ को एक मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित किया और अंग्रेजों से सीधी चुनौती दी, अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी। अब पूरा बता सकते हो आप कि उन्होंने कैसे किस तरीके से अंग्रेजों को चुनौती दी, गिरफ्तार हुए, जेल से भागे, फिर वहां गए, फिर अपनी फौज स्टैब्लिश की। उसके बाद फिर लास्ट में अंग्रेज के सामने वो अंततः, लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है कि अंततः वो अंग्रेजों के सामने नहीं झुके, ठीक है। फिर वो 10 दिसंबर को उनको फांसी दे दिया गया। ऐसा करके एक अच्छा आंसर वो कर सकता है। कभी भी बड़े क्वेश्चन में स्पेशल 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए,
आंसर देखिए, पूछ क्या रहा है समझिए, फिर लिखिए, क्योंकि अब के जो प्रश्न आ रहे हैं ना वो पूरे एनालिटिकल आ रहे हैं। हमको इतना सा कंटेंट पता है, लेकिन इतने से कंटेंट को आप इतना कैसे बनाते हो, वही स्किल्स है, और वही आपको ना इसमें नंबर दिलाएगा। ठीक है, मैं एक कॉपी आपको लोगों को ना ग्रुप में डालूंगी इंडियन हिस्ट्री का, उसमें आप देख सकते हो सबसे अच्छा स्कोरिंग है, पिछले बार 40 मार्क्स का 40 मार्क्स मिला हुआ है। ठीक है, आप सैंपल के लिए उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आंसर लिखा जाता है और नंबर कैसे मिलता है ऐसे करके। और एक और चीज, आप जब भी लिखते हो ना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट आता है, डेटा आता है, उसको अंडरलाइन करते चलो। उससे क्या है, चेकर को सीधा सीधा दिखेगा कि नहीं हाँ ये चीज है, ऐसा करके उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो अंडरलाइन करने की ना हैबिट डालो, क्योंकि टाइम और स्पीड में ना जब हम लिखते हैं ना तो अंडरलाइन करना भूल जाते हैं चीजों को। तो अभी से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम हॉल में वो सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। ठीक है, और कुछ डाउट है क्या आप लोगों को इससे रिलेटेड? फिर पेपर 3 कंप्लीट। देखिए, हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। अब वो नोट्स का तो है, तो आप ना एक काम कर लीजिए, जैसे अभी समय है ना, क्योंकि इतिहास ना आप लास्ट टाइम पे रिवीजन भी नहीं हो पाता, पूरा बुक को भी आप रिवीजन करने बैठोगे नहीं हो पाता है, तो आप ना शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। सिर्फ आप शॉर्ट नोट्स में ना फैक्ट को लिखिए, कहानी पढ़िए, बुक जो रेफरेंस बुक है या फिर जिस भी बुक को आप फॉलो करते हैं, आप उससे पूरा स्टोरी पढ़िए, और उसमें से जो जो चीज भूलने वाली चीज है ना उसको एक जगह अपना मेन कंटेंट को लिख लीजिए। अब क्योंकि क्वेश्चन अब वैसे आ ही नहीं रहे हैं, सीधा सीधा लिखना, किसी भी बुक को फॉलो करो, आप जो नाम लिए ना वहां से भी आपको सीधा आंसर नहीं मिलेंगे देखने को, आंसर आपको खुद ही फ्रेम करना है। तो लेकिन आपके पास जो नॉलेज है, जो कंटेंट, जो कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ पॉइंट्स जो होने चाहिए आंसर में ना, आप वो लिख लो, और उसके अनुसार ना आप खुद ही उसके आंसर्स को ना, जो टेस्ट हो रहा है या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल लीजिए, पिछले 2 साल के पेपर देख लीजिए, तो लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, उसी से आप सीखेंगे लिखना। अभी ऐसा नहीं है कि सीधा सीधा किसी भी बुक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको आंसर ऑन द स्पॉट मोल्ड करना है, वहां पे ही आपको रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है। ठीक है, और एक सबसे अच्छा मेंस के लिए होता है कि शॉर्ट नोट्स, वो सब लास्ट टाइम के टेंशन, मतलब लास्ट टाइम में टेंशन पालने से अच्छा आप शॉर्ट नोट्स बना लो, क्योंकि कई लोग पूरा बुक को पढ़ने के चक्कर में ना परेशान होते रहते हैं, अरे रिवीजन नहीं हो पा रहा है। रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट होता है शॉर्ट नोट्स, वो भी अपना हैंड रिटन, खुद ही पढ़ लेते हैं, पता नहीं कैसे कर लेते हैं, मैं तो शॉर्ट नोट्स बना के ही पढ़ती, नहीं हो पाता। तो आप उसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। नहीं तो कई लोग का हो जाता है बुक में ही हाईलाइट करके मार्क करके पढ़ लेते हैं, उसमें फिर जब पलटाते जाइए जो मार्क किए हैं आप उसको बस पढ़ते जाइए और आपको हो जाएगा फिर। ठीक है, दोनों तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, और कुछ हो गया? ठीक है, इसको बंद करते हैं फिर अब।